जौहर। वापस से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अखरा पर। और आज से वापस से हम शुरू करने वाले हैं जो नृजाति विज्ञान एथनोलॉजी की कड़ी जो बीच में टूट गई थी, रह गई थी, उसे वापस से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले आप अभी देख रहे हैं कि यहाँ पर जो इकाई 2 है उससे संबंधित, जो भारतीय साहित्य की इकाई है उससे संबंधित वीडियोस डाले जा रहे हैं। उसमें से भी जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास और उससे संबंधित चीजें। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, विनम्र आग्रह है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो एथनोलॉजी, नृजाति विज्ञान पर हम जितनी बातें कर चुके थे उसमें से जो बात करनी थी आगे हम लोगों को वो है संस्कृति। तो संस्कृति पर बात करते हैं। देखिए, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो ऐसे नहीं बनता है, लेकिन हाँ, पूरी समझ विकसित करने के लिए ये जरूरी है कि आप संस्कृति के बारे में समझें। इससे बहुत फैक्चुअल तथ्यात्मक क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन एक दो क्वेश्चन आते हैं कि अच्छा, इस पुस्तक को किसने लिखी, उस पुस्तक को किसने लिखी है, उसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे। एक दो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उनके बारे में। पर संस्कृति, क्योंकि इससे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि इनमें से कौन से, निम्नलिखित में से कौन से संस्कृति के संदर्भ में सही है या गलत है, लेकिन फिर भी कम क्वेश्चन आते हैं। बहुत शॉर्टकट में निपटाने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो संस्कृति इंग्लिश में है कल्चर। ठीक है। संस्कृति, देखिए, सभी समाज की संस्कृतियां भिन्न होती है। सभी समाज में संस्कृतियां होती है। ये बात दोनों अलग अलग है कि सभी समाज में, समाज ए, समाज बी, समाज सी, तीनों समाज में संस्कृतियां होंगी। निश्चित तौर पे संस्कृतियां, सभी समाज की अपनी अपनी संस्कृति होती है, लेकिन ये एक दूसरे से भिन्न हो सकती है। ठीक है। संस्कृतियां सभी समाज का अभिन्न अंग है। संस्कृति, सभी समाज में संस्कृतियां होती है, लेकिन सभी समाज के कल्चर जो हैं वो अब किसी ना किसी तौर पे एक दूसरे से भिन्न होते हैं। कह सकते हैं कि इसीलिए कहता है कि संस्कृति जो है, कल्चर जो है, ये सोशल डीएनए है, सोशल डीएनए ऑफ ए ग्रुप। किसी भी समूह का सामाजिक डीएनए जो है उसको संस्कृति कहते हैं। अब ऐसे देखिए कि डीएनए क्यों कहा गया। डीएनए जो है, हमारा डीएनए हमारे पिताजी से मिलता, उनके उनका डीएनए उनके पिताजी से मिलता, उनका डीएनए उनके पिताजी से। तो इस तरीके से, लेकिन आप देखेंगे इस पूरे क्रम में आपका डीएनए कहीं ना कहीं आपके किसी ना किसी पूर्वज से जरूर किसी ना किसी रूप में मिलता होगा। इसका मतलब यह है कि जो संस्कृति का अनुसरण या जिस संस्कृति को अपना रहे थे हमारे पूर्वज, उसी संस्कृति को आपके पिताजी ने अपनाया, या तो आपके दादाजी ने अपनाया, उसी संस्कृति को आपके पिताजी ने अपनाया, उसी संस्कृति को आप अपना रहे हैं, और इसी संस्कृति के आपके बाल बच्चे भी और भविष्य भी, भावी पीढ़ी होंगे वो भी अपनाएंगे। इस तरह से आप देख रहे होंगे कि संस्कृति कहीं एक जगह निर्मित नहीं हो रही है। इसका कोई भी उद्गम स्थल कि यहां से उदय हुआ, वो ऐसा संभव नहीं है ढूंढ पाना। संस्कृतियां बहुत शुरू से चली आ रही हैं और उसके बाद ये पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते जा रही है। अब चूंकि ये कह रहा है सोशल डीएनए ऑफ ए ग्रुप, अब देखिए कि ये डीएनए जिस तरीके से हस्तांतरित होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, उसी तरीके से जो संस्कृति है वो भी हस्तांतरित होती, वो भी ट्रांसफर होता है। लेकिन ये भी समझने की कोशिश कीजिए कि जब डीएनए कह रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आपका डीएनए जो है वो इनके डीएनए से, आपके पिताजी के डीएनए से सेम होगा। फिर इसी तरीके से कहीं ना कहीं पीढ़ी में आपका सेम होगा डीएनए। यहां पर भी देखिए कहीं ना कहीं एक रूपता तो मिलेगी, एक समान तो मिलेगा, काइंड ऑफ की समानता तो मिलेगी। ये कह रहे हैं सोशल डीएनए ऑफ ए ग्रुप, किसी भी ग्रुप का सामाजिक डीएनए है। इसका मतलब सामाजिक रूप से जो व्यवहार दो
लोगों में सामान्य है, उनके उनके विचार जो समान है, उनके आपसी समझ जो समान है, इसी आधार पे कहा जा रहा है कि कल्चर जो है वो सोशल डीएनए है किसी भी ग्रुप का, या तो किसी भी समाज का सामाजिक डीएनए है, किसी भी समूह का सामाजिक डीएनए है। सामाजिक डीएनए का मतलब ये हुआ कि वर्षों से चली आ रही चीज हस्तांतरित होती रहती है पीढ़ी दर पीढ़ी। और क्या है, एक अगर समूह में बात करें तो एक दूसरे के लिए एक समान चीजें हैं। जहां पर व्यक्ति ए जो है, एक समाज का व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जो भी है, तो ये सभी क्या करेंगे, समान एक ही समाज के यदि हैं और एक ही संस्कृति का अनुसरण करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ए भी, डी भी, सी भी, डी ई एफ सभी जो हैं वो कहीं ना कहीं उनके बिहेवियर में, उनके व्यवहार में एक तरह का पैटर्न देखने को मिलेगा, उनके आचार विचार में एक तरह का पैटर्न मिलेगा। और जिस तरीके से समाज में व्यवहार करेंगे, उनके थिंकिंग में, उनके पहनावे ओढ़ावे में, उनके गीत संगीत में, उनके खाना पाक पकवान में, तो इन सभी चीजों में क्या मिलेगी, समानता मिलेगी। आप अपने आसपास के समाज को देख लीजिए, क्या आप जिस समाज में रह रहे हैं, उस समाज में जो खान पान का व्यवहार है, उसमें जो बातचीत करने का व्यवहार है, या जो भाषाई प्रयोग जो है, या फिर त्योहार मनाने के जो तौर तरीके हैं, क्या एक जैसे हैं या नहीं। इसीलिए तो कहा गया इसको कि ये जो कल्चर जो है, संस्कृति जो है, वो किसी भी समूह का सोशल डीएनए है, सामाजिक डीएनए है। क्यों? क्योंकि एक शेयर्ड पैटर्न है, एक तरह का जो पैटर्न दिखेगा वो शेयर्ड है, मतलब एक दूसरे से साझा किया, शेयर किया हुआ, कि ए व्यक्ति यदि है, बी व्यक्ति है, सी व्यक्ति है, ये सभी क्या करेंगे, एक समाज, एक संस्कृति, एक समाज में रहते हैं, तो ये सभी एक तरह के व्यवहार करेंगे, इसी, ठीक है, मूलतः एक ही तरीके से व्यवहार करते हैं। लेकिन आप देखिए कि ये जो है ना, एक तरह से देखिएगा कि यहां पर सोशल डीएनए तो कहा गया है, ठीक है, लेकिन डीएनए के साथ क्या है ना कि आदमी डीएनए में, अब मैंने कहा कि आपका डीएनए जो है, ये आपका डीएनए आपके पिताजी के डीएनए से मैच करेगा। डीएनए पी लिख लेते हैं पिताजी, उनका उनका उनके डीएनए से, मतलब मान लेते हैं वहां लिखता हूं मैं उनको डीएनए दादाजी डी, तो उनसे मैच करेगा। लेकिन डीएनए जो है ना, वो जैसे ही आप जन्म लेते हैं उसके साथ ही आपको मिल जाता है। लेकिन ये जो सोशल डीएनए है, ये आपको जन्मजात नहीं मिलता। आप किसी समाज में पैदा हो तो सकते हैं, उस समाज सिर्फ आपके पैदा होने से वो आप उस समाज के हिस्सा तो बन जाते हैं, लेकिन संस्कृति आपके भीतर नहीं आ जाती है। ये आप पैदा होते साथ ही आप उस समाज के जैसा व्यवहार नहीं करने लगते हैं। होता क्या है, तो कैसे हमारे भीतर संस्कृति आती है, संस्कृतियां हमारे भीतर आती है देखकर, सीखकर। तो ये जन्मजात नहीं है, ध्यान रखिएगा कि संस्कृतियां जो है वो जन्मजात हमें नहीं मिलती है, ये सिखाई जाती है, ये सीखी जाती है, देखकर, है ना, समझकर। और अब क्या है कि इसी की वजह से हम अपने इन्हीं संस्कृति, जब हम बड़े हो जाते हैं तो इन्हीं संस्कृतियों के आधार पे हम अपने आसपास के जीवन को देखने लगते हैं, इसी चश्मे से हम देखने लगते हैं। फिर हमारी समझ भी कहाँ कैसे विकसित होती है, इसी समाज में रहकर। हमारी समझ जो है, हमारा विचार जो है, हमारा व्यक्तिगत राय जो है, वो भी हमारी संस्कृति का हिस्सा है। इस तरह से मैं कह सकता हूं कि ये जो अभी कह सकता हूं कि संस्कृति, यहां पर लिख लेते हैं संस्कृति की विशेषताएं, संस्कृति की विशेषताएं, संस्कृति की विशेषताएं क्या हो जाएंगी, पहली कि भाई ये सीखी जाती है, सीखी जाती है, ठीक है, मतलब जन्मजात नहीं है, जन्मजात नहीं है, ठीक है।
इसके साथ ही जब मैंने कहा कि इस समाज में व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जो है वो सब एक ही संस्कृति का अनुसरण करते हैं, मतलब एक दूसरे से संस्कृति को शेयर भी करते हैं, साझा भी करते हैं। आप आपकी संस्कृति जो है आपके आसपास वाले लोगों के जैसी ही होती है, आपके समाज के लोगों जैसी होती है, मतलब आपकी संस्कृति केवल आपकी नहीं है, सबकी है। मतलब इसको कह सकते हैं साझी संस्कृति। साझी संस्कृति जो होती है वो साझी होती है। इसी को कहते हैं कि साझी विरासत वगैरह जो बात कहते हैं कि हम ये विरासत जो है हम अपने आसपास के समाज के साथ शेयर करते हैं। ठीक है, ये कलेक्टिव है, सामूहिकता होती है इसमें, समाज में सामूहिकता होती है। ये जो संस्कृति है किसी एक ग्रुप से बिलोंग करता है। ठीक है, और ये ग्रुप जो है वो छोटा से छोटा हो सकता है और बड़ा से बड़ा हो सकता है। तो संस्कृतियां जो है वो साझी होती है। ठीक है, और पहली बात क्या कही मैंने कि ये बायोलॉजिकल नहीं होती है, मतलब जन्मजात नहीं होती है। ये क्या होती है, ये सीखी जाती है। अनुवांशिक नहीं होती है संस्कृति, इसको सीखी जाती है। और इस सीखी गई प्रकृति इस प्रक्रिया को जब संस्कृति सीखते हैं तो उसको कहते हैं लोग इनकल्चरेशन। इनकल्चरेशन, ठीक है, इसी को हिंदी में कह लीजिए संस्कृतिकरण। संस्कृतिकरण के माध्यम से हम संस्कृतियों को सीखते हैं। ठीक है, साथ में ही आप देखते होंगे कि हर एक संस्कृति की, ठीक है, अपने अपने प्रतीक होंगे। आप देखिएगा कि मान लेते हैं हिंदू मुस्लिम वगैरह को हम ले लेते हैं और अन्य समाज को भी ले लेते हैं, तो आप देखेंगे कि हिंदू के अपने अपना एक झंडा है, इसी तरह मुस्लिम के जो है उनका अपना एक झंडा है। ठीक है, इसी तरीके से आदिवासी देखेंगे तो उनके भी अपने झंडे हैं। इसी तरीके जितने भी समाज हैं उनके अपने अपने ये झंडा में है क्या, झंडा बेसिकली क्या है, प्रतीक ही है ना, कि ये मेरा प्रतीक है। ठीक, या तो फिर जो हिंदू कलावा बांधते हैं, या तो फिर जो मुस्लिम ताबीज पहनते हैं, ये सब है क्या, ये आपके कल्चर के ही एक रूप है, प्रतीक है ना। जहां पर आपने हुआ क्या कि इस झंडे से या कलावे से या तो फिर अब ताबीज से आपने क्या किया, आपका जो साझी समझ थी उसको आपने उस समझ को इस पर आरोपित कर दिया और अब इसको आपने अपने प्रतीक के लिए मान लिया। जैसे कि हर एक समाज के जैसे लोग मिलते हैं तो कुछ लोग प्रणाम कहते हैं, ठीक है, कुछ लोग जोहार कहते हैं, कुछ लोग अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। हो क्या रहा है कि चीजें तो हो रही वही अभिवादन ही है, लेकिन सबके सभी समाज या तो सभी संस्कृतियों के तरीके अपने अपने हैं, अपने अपने प्रतीक हैं, है ना। कि मैं हिंदू समाज से हूं तो प्रणाम कहूंगा, आदिवासी हूं जोहार कहूंगा, मुस्लिम हूं तो अस्सलाम वालेकुम कहूंगा, या अन्य जो भी, है ना। तो ये क्या हुआ, प्रतीक है, ये सारे प्रतीक है, तो प्रतीकों पर ज्यादा चलते हैं। ठीक, जैसे आदिवासी समाज में प्रतीक की बहुत महत्ता है। यहाँ पर लोग यहाँ पर क्या है कि जंगलों में प्रकृति को अपना देवता मानते हैं, और साथ में पहाड़ देवता मानते हैं, ग्राम देवता मानते हैं। तो ये सब हुआ क्या, ये पहाड़ को अपनी देवता के प्रतीक माने, है या नहीं, या तो फिर पेड़ को, प्रकृति को अपने देवता के प्रतीक माने। तो प्रतीक, संस्कृतियों में प्रतीक का बहुत महत्व है। और हुआ क्या, जो मेरी अपनी समझ है, हमारी अपनी समझ है, वो हमने इन सब चीजों, इन प्रतीकों पर आरोपित करके स्थापित कर दिया कि हाँ इसका मतलब ये है। अब जब भी कोई जोहार कहता है तो आप अभिवादन ही करते हैं, जब भी कोई प्रणाम करता है तो आप समझते हैं कि अभिवादन ही है ना। तो ये प्रतीक, तो इन प्रतीकों का मतलब ये तो ऐसा तो नहीं कि प्रणाम किया तो एक व्यक्ति जो प्रणाम कर रहा है वो ही समझ रहा है, बाकी सभी लोग समझ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो प्रतीक बनाए हैं ये शेयर मीनिंग होता है,
इसके अर्थ जो होते हैं वो सबके लिए समान होते हैं, शेयर्ड होते हैं, साझी होती है। और इस पर हम क्या करते हैं, किस हर एक प्रतीक से उन अर्थों को आरोपित कर देते हैं। ठीक है, तो हम तीसरी बात कह सकते हैं कि ये सिंबॉलिक होता है, प्रतीकात्मक होता है। ठीक है, या कह सकते हैं सांकेतिक होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्या होता है, अब जो संस्कृतियां है ना, वो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। जुड़ी हुई कैसे होती है, जब आप देखेंगे झारखंड में देखेंगे, ये तो पर्व त्योहार को यदि ध्यान देंगे तो चूंकि ज्यादातर जो है ना यहाँ पर जो धर्म या त्योहार जुड़ा हुआ है, अब देखिएगा कि खेती बाड़ी के समय में बहुत ज्यादा पर्व त्योहार नहीं आते हैं, बहुत या तो बड़े पर्व त्योहार नहीं आते हैं, या तो खेती बाड़ी से पहले आएंगे या खेती बाड़ी के बाद आएंगे। तो एक तरह से देख रहे हैं कि इनके आर्थिक पक्ष से भी धार्मिक पक्ष जुड़ा हुआ है। या तो कह सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी संस्थान है, जैसे धार्मिक संस्थान है, ठीक है, सबके अपने अपने धार्मिक संस्थान है, आस्था है, ठीक है, उनकी परंपरा है, उनका जो समाज है, ये सब के सब अलग अलग घटक तो हैं, लेकिन सभी एक ही से जुड़े हुए हैं। सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किसी में भी आप परिवर्तन करेंगे तो बाकी सब डिस्टर्ब होगा। यदि मैं किसी की आस्था में परिवर्तन करने की कोशिश करूंगा तो बाकी सारी चीजें क्या होंगी, डिस्टर्ब होंगी, परेशान होंगे, डिस्टर्ब होंगे, परेशान होंगे। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये सब कह सकते हैं हम कि इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड है, इंटीग्रेटेड का मतलब कि एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें, संस्कृति के जितने भी घटक हैं, चाहे उसका आर्थिक पक्ष हो, सामाजिक पक्ष हो, या फिर धार्मिक पक्ष हो, किसी की आस्था हो, या तो किसी की भावना हो, ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किसी एक में भी परिवर्तन बाकी सबको डिस्टर्ब कर सकती है, परेशान कर सकती। तो इस तरह से कह सकते हैं कि सब एक दूसरे से जुड़े, मतलब इनमें एकीकरण है। क्या कह सकते हैं, इनमें ये सभी क्या है, एकीकृत हैं कह सकते हैं, सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। तो अगला पॉइंट मैं कह सकता हूं एकीकृत। कोई दिक्कत, लेकिन सब एक दूसरे से जुड़े हुए तो हैं। पर एक बात बताइए, जिस तरीके से आप कर्मा आपके दादाजी मनाते थे, या तो उस उनके समय में मनाया जाता था, फिर आपके पिताजी ने मनाया, क्या अभी जब आप लोग कर्मा मना रहे हैं तो क्या उसका भी वही स्वरूप है? क्या दादाजी वाला ही स्वरूप है? निश्चित तौर पे कर्मा जो मनाया जा रहा है वो आपके दादाजी के समय से मनाया जा रहा है, लेकिन उसमें कुछ कुछ तो परिवर्तन हुए। बहुत ज्यादा संस्कृतियों में अचानक से परिवर्तन नहीं होते, मतलब बहुत ऐसे कह सकते हैं कि तूफान जैसा कुछ आके बदलाव नहीं हो सकता। संस्कृतियों में परिवर्तन होते, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और एक दूसरे को डिस्टर्ब, एक को डिस्टर्ब करने से दूसरा डिस्टर्ब तो होगा, लेकिन संस्कृतियां ठहरी हुई नहीं रहती है। जिस भी समाज की संस्कृति ठहर जाए, उसका मतलब आप समझ लीजिए कि उस समाज की वैचारिकता, उस समाज का सामाजिक स्वास्थ्य जो है वो बिगड़ने वाला है। उसमें ठहराव आ गया, उस वो विकास नहीं कर सकता। और तो संस्कृतियां क्या होती है, डायनेमिक होती हैं। डायनेमिक क्या मतलब ये हुआ कि एक जगह रुकी हुई नहीं रहती, वो चेंज होती रहती है, चेंज होती रहती है। समय के साथ उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है। आप रखिए उसी को ध्यान में कि आपके दादाजी वगैरह जब कर्मा मनाते थे तो उसका क्या स्वरूप रहा होगा। क्या आप अभी मनाते हैं, क्या आपके दादाजी के समय में डीजे वगैरह था क्या, या तो फिर इस तरीके का डांस था क्या?
लेकिन अभी हम लोग कर रहे हैं, मतलब इस कर्मा तो बना रहे हैं, तौर तरीके वही है, लेकिन कुछ ना कुछ तो परिवर्तन हुए हैं। इसलिए कभी भी हम कह नहीं सकते हैं कि संस्कृति ठहरी हुई रहती है। संस्कृति कभी भी ठहरी हुई नहीं रह सकती। ये हमेशा गतिशील होती है, ये हमेशा चेंज होती रहती है। लेकिन हाँ, अचानक से चेंज नहीं हो जाएगी, ठीक है, अचानक से नहीं, और या तो अचानक से निर्माण नहीं होगा। संस्कृति परिवर्तनशील होती है, गतिशील होती है। वो हमेशा विकासवादी होने की कोशिश करती है कि हम समय के साथ, आधुनिकता के साथ जरा पैर से पैर मिला, कदम से कदम मिलाकर चले, ठीक है। तो गतिशील होती है और ये जरूरी है। यही जो गतिशीलता, यही जो परिवर्तनशीलता है, इसकी वजह से ही सामाजिक परिवर्तन होते हैं। सामाजिक परिवर्तन होते हैं। और इस सामाजिक परिवर्तन को, इस सामाजिक, जैसे जैसे संस्कृतियां परिवर्तित होती है, समाज भी परिवर्तित होता है, ठीक है। अब देखिए कि क्या सही मायने में स्त्रियों के प्रति, स्त्रियों के प्रति जो ये समाज है, वो समय के साथ थोड़ा उदारवाद हुआ है। कि पहले जहां पे एक तरह से स्त्रियों को घर के भीतर रखा जाता था, चार दीवारी में, और वही स्त्रियां समय के साथ धीरे धीरे, अच्छा अच्छा, अचानक से चेंज नहीं हुआ। अब क्या करें, अब स्त्रियां जॉब भी कर रही हैं। तो ये परिवर्तन जो है वो अचानक से नहीं हुआ, ये इस परिवर्तन में समय लगा। इस परिवर्तन में समय कैसे लगा कि जब पहले भीतर रखा जा रहा होगा, तो हो सकता है पहले कुछ किसी तरीके से, पहली कोशिश क्या थी कि इस घर से बाहर निकले, बाहर निकलने के बाद इस बाहर वाले समाज में सरवाइव करें, क्योंकि यहां पर भी बहुत तरह की बातें हैं। सरवाइव करने के बाद एजुकेशन लें, एजुकेशन लेने के बाद फिर अब एजु, एजुकेशन लेने के बाद फिर कि हम जॉब लें, जॉब लेने के बाद कि अच्छी जॉब लें, हम अब बड़े से बड़ी जगहों पर पहुंचे। तो ये देख रहे होंगे आप कि एक बार में नहीं हुआ, ठीक है, समय के साथ परिवर्तन होता रहता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि अगली विशेषता कह सकते हैं कि ये हमेशा गतिशील होती है, ठीक है, डायनेमिक होती है, समझेगा। अब देखिए, तो कहेंगे कि आखिर क्या क्या चीज बन मिलकर एक संस्कृति को बनाती है। संस्कृति की विशेषताएं मूलतः इतनी है, और भी अधिक हो सकती है, बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन इतने में सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। और यहीं पर मैंने क्या कहा कि गतिशील है, इसका मतलब समय के साथ ये क्या करेंगे, इवॉल्व करेंगे, है ना। जो संस्कृतियां हैं वो समय के साथ इवॉल्व करती हैं, नई नई चीजों को एडाप्ट करती है, उसका अनुसरण करती है। और समय के साथ मतलब यही जो एडेप्टेशन, जहां पे अनुसरण कर रही है नई चीजों को, नए समय के साथ परिवर्तन हो रही, यही सामाजिक परिवर्तन का कारण बनती है, ठीक है। अब कहेंगे कि ये सारी ये जो विशेषताएं बता रहे हैं, ये तो संस्कृति बता रहे हैं, तो वो क्या मिलकर जो है संस्कृतियां बनती है। तो संस्कृति के जो घटक होंगे, आप देखिए बहुत जगह तो बहुत चीजें कही जाती है, और संस्कृति के घटक में आप देखिए दो चीजें रखिए, एक भौतिकवादी, और दूसरा अभौतिकवादी, ठीक। भौतिकवादी मतलब मेटेरियलिस्टिक, और अभौतिकवादी का मतलब होता है नॉन मेटेरियलिस्टिक, नॉन मेटेरियलिस्टिक। मेटेरियलिस्टिक और नॉन मेटेरियलिस्टिक, भौतिकवादी और अभौतिकवादी में अंतर यह है कि जब भौतिकवादी का मतलब ये हुआ कि हमारे आसपास के जो सामान है, ठीक है, जो भौतिक रूप से उपस्थित हैं, जैसे भौतिक रूप से उपस्थिति का मतलब ऐसे समझिए कि जिन चीजों को हम छू सकते हैं, वैसी चीजों को हम कहते हैं भौतिकवादी चीजें, ठीक है। तो क्या आप बताइए कि किसी एक खास जगह पर जाते हैं आप, तो वहां पर जो गृह निर्माण कला है, जिस तरीके से घर बनाते हैं लोग, क्या वो एक खास तरीके का वास्तुकला होती है या नहीं, वास्तुकला कह रहे हैं, स्थापत्य कला होती है या नहीं, ठीक है। इसी तरीके से जब आप कहीं पर जाते हैं, तो वहां पर कृषि करने के तौर तरीके अलग हैं। या तो आप देखे होंगे कि हमारे यहाँ के जो कुदाल हैं, फावड़े हैं, वो बाकी दूसरे जगहों से अलग हो जाते हैं, वहां पर कुछ और तरीके हो जाते हैं, हाँ या नहीं।
तो ये हो क्या रहा है, इन सब चीजों को, जिन चीजों को हम छू सकते हैं, जो फिजिकली उपलब्ध हैं, जहां जो मतलब भौतिक रूप में उपलब्ध है, जो भी संसाधन भौतिक रूप में उपलब्ध है और जिसको हम छू सकते हैं, जिसको देख सकते हैं, उसको हम भौतिकवादी वस्तु कहते हैं। और इनकी जो एकरूपता होती है किसी समाज में, जैसे घर बनाने के तरीके, या तो फिर हाँ मतलब वही स्थापत्य कला, या तो कह सकते हैं वास्तुकला भी, घर बनाने के तौर तरीके, और यहाँ तक कि बांस वगैरह से कोई चीज बना लेते हैं कोई। तो ये सारी चीजें एक उसमें से एकरूपता होती है, एक तरह से एक समाज जो है एक ही तरह का बनाता है। तो इस इन सभी चीजों से, जब जहां पर जिस समाज में मेटेरियलिस्टिक चीजें, भौतिकवादी चीजें जब एक रूप में हो, तो कह सकते हैं हम कि वो कल्चर, वो मेटेरियलिस्टिक कल्चर है। मतलब कहने की बात यह है कि संस्कृति जो होते हैं वो भौतिकवादी होती है और अभौतिकवादी होती है। भौतिकवादी जहां पर मेटेरियलिस्टिक चीजें उपस्थित होती है, जैसे बिल्डिंग हो गए, है ना, या तो फिर हमारा पहनावा हो गया, या हमारा खान पान हो गया। इन सब चीजों को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। और देखिएगा कि खान पान जो है, कि ढूसका खाने की बात है तो ढूसका झारखंड में मिलते हैं, है ना। बिहार में जाइएगा तो लिट्टी चोखा फेमस है। इसी तरीके से आप जाइएगा वहां पर राजस्थान में, तो वहां पर फेमस है दाल बाटी चूरमा। तो हो क्या रहा है कि ये सारी चीजें मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं, जो किसी समाज या किसी क्षेत्र में विशेष रूप से लोग अपना लेते हैं। मतलब आप देखिएगा कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हो पूरे झारखंड में जो ढुसका को नहीं जानता हो, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हो बिहार में जो लिट्टी को चोखा को नहीं जानता हो या तो ना खाया हो। तो काइंड ऑफ एक एक तो देखिए कि एक ही धागे से सब लोग जुड़े हुए हैं, यानी तो उन सब चीजों को जिसको हम छू सकते हैं, जिसको देख सकते हैं, उन सभी को हम कहेंगे मेटेरियलिस्टिक थिंग्स, या तो भौतिकवादी चीजें, या तो और उससे जो कल्चर निर्मित होता है उसको कहेंगे मेटेरियलिस्टिक कल्चर। ठीक है। हमारी बिल्डिंग, हमारा क्या कहते हैं, आर्ट वगैरह, हमारी चित्रकला वगैरह, ठीक है, हमारी टेक्नोलॉजी, तकनीक, हमारे पहनावे ओढ़ावे, हमारा खान पान, ये सब मेटेरियलिस्टिक कल्चर के अंतर्गत आएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए कि नॉन मेटेरियलिस्टिक चीजें क्या होंगी। जिन चीजों को छू सकते हैं उनको मेटेरियलिस्टिक कह रहे हैं, जिन चीजों को नहीं छू सकते हैं उनको कहेंगे हम नॉन मेटेरियलिस्टिक। अब ये नॉन मेटेरियलिस्टिक चीजें क्या है? नॉन मेटेरियलिस्टिक चीजें ये है कि देखिए, जो हमारे विचार हैं, क्या हम अपने विचारों को छू सकते हैं? क्या हम देख सकते हैं? क्या नहीं देख सकते हैं? जो हमारे नियम कानून हैं, ठीक है, जो हमारे प्रतीक हैं, जो हमारी परंपराएं हैं, तो हम इन परंपराओं को, इन नियमों को, विचारों को, अपने नियम कानून को, अपनी भाषा को, ठीक है, या तो हम जिन नियमों का अनुसरण करते हैं, बेसिकली धार्मिक नियमों का अनुसरण करते हैं, उसको हम छू नहीं सकते। ठीक है। तो इस तरह उन सब चीजों को क्या कहेंगे हम लोग? नॉन मेटेरियलिस्टिक थिंग्स। ठीक है। अब जैसे क्या होता है कि जो हमारा वैल्यू है, हमारे मूल्य है, वो क्या होता है हमारे भीतर, हमारे समाज में, वो बहुत डीपली रूटेड होता है, हमारी जड़ों को गहराई से पकड़े हुए रहता है। और यही बताता है, हमारी संस्कृति ही हमको गाइड करती है, हमारा कल्चर ही हमको बताता है कि हमारे लिए क्या बढ़िया है या क्या हमें करना चाहिए, किस तरीके का व्यवहार करना चाहिए, किस तरीके का व्यवहार नहीं करना चाहिए। इस तरह से कह सकते हैं कि हमारा संस्कृति जो है वो हमारा मार्गदर्शन भी करती है। इसीलिए हमारे जो मूल्य हैं वही हम लोगों को बरकरार रखते हैं चीजों को लेकर, है ना। और बरकरार रखते हैं मतलब हमारे, जैसे कि हमारी आजादी के प्रति क्या सोच है, बराबरी के प्रति क्या सोच है, या ईमानदार हम हों, या कोई बुरा काम ना करें, ये हमारी क्या वैल्यूज ही हमको बताते हैं। जो नियम कानून है, नॉर्म्स जो है, नियम है, वो वो सभी रूल्स हैं, उस तरह का व्यवहार है जो समाज मूल्यों के आधार पर हमसे उम्मीद करता है कि हम उस तरह का व्यवहार करें। और ये कई तरह के हो सकते हैं, औपचारिक भी हो सकते हैं और अनौपचारिक भी हो सकते हैं। अच्छा, इसके साथ ये भी है कि जो नियम कानून होते हैं वो दो तरह के होते हैं। ठीक है। एक तो मैंने कहा दिया औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक वो नियम कह सकते हैं जो लिखित हैं,
और जब भी और नियम लिखित हो जाएंगे तो उसके मानने और मनवाने वाले लोग बहुत कट्टर हो जाते हैं, एक तरह से कि उसको मानना ही मानना है। यदि आप इसको नहीं मानते हैं तो आपको सजा भी मिल सकती है, और यदि मानते हैं तो आपको रिवॉर्ड भी मिल सकता है, आपको प्रशंसा भी मिल सकती है। ठीक है, तो दोनों तरह के केस बन जाते हैं। लेकिन अनौपचारिक, अनौपचारिक क्या है कि यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ नहीं है कि आप अपने से बड़ों को प्रणाम कीजिए, लेकिन हमारे व्यवहार में है। और अगर इसको हम ऐसा नहीं करते हैं तो जरूरी नहीं है कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हो सकता है कि ये लोग क्या करेंगे, संभव जरूरी, अगर हम लोग नहीं मानते हैं तो जरूरी नहीं है कि कोई हमको सजा ही दे या कोई हमको प्रशंसा ही करे, मतलब जरूरी नहीं है। ये सारी चीजें क्या इसको इग्नोर थोड़ी की जा सकती है, या तो और भी चीजें सिर्फ प्रणाम करने वाली है। जैसे मान लो कि दया करनी चाहिए लोगों पर, तो ये तो कहीं लिखा हुआ नहीं है कि हम अगर दया किसी पर नहीं किए तो हमको सजा मिल जाएगी। तो ये सारे अनौपचारिक नियम, लेकिन कुछ नियम जो होते हैं औपचारिक होते हैं, वो सब फॉर्मली औपचारिक रूप से पूरी तरीके से डिफाइंड होते हैं, परिभाषित होते हैं। अगर हम उसका अनुसरण नहीं करेंगे तो हो सकता है सजा भी मिले। ठीक है, इसी तरीके से भाषा, भाषा क्या है, हम एक समाज के, जैसे कि संथाली की भाषा है, ठीक है, मुंडारी की भाषा है, तो ये एक एक ही संस्कृति वाले लोग, एक समाज वाले लोग आपस में संप्रेषण करने के लिए, आपस में बातचीत करने के लिए एक दूसरे से क्या करते हैं, लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये देखिएगा, ध्यान रखिएगा कि जो भाषा है, भाषा किसी भी समाज की भाषा जो है वो कल्चर को, संस्कृति को क्या कह सकते हैं कि संस्कृति को प्रसारित करने के लिए सबसे अहम योगदान जो निभाते हैं वो है भाषा। संस्कृति को प्रसारित करने के लिए सबसे अहम, या तो संस्कृति को प्रसारित करने के लिए जो गाड़ी है वो समझिए कि जो प्राथमिक रूप से जरूरी है वो है भाषा। ठीक है, तो ये सब बातें तो हैं ही। ठीक है, और इसके आगे कुछ चीजें और पढ़ लेते हैं, जैसे कि एडवर्ड कुछ, हालांकि तो बहुत लोगों ने कुछ कुछ बातें कही है, जितने भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, मानव शास्त्री हैं, उन्होंने संस्कृति को लेकर अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं। तो जैसे कि इसी तरीके से है ईबी टाइलर, ईबी टाइलर, सर एडवर्ड सर एडवर्ड बी टाइलर, तो इनकी पुस्तक थी प्रिमिटिव कल्चर। ठीक है, लिख लीजिएगा इनकी पुस्तक, एक बार शायद कहीं सवाल भी आया था, प्रिमिटिव कल्चर। 1871 में इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। और इन्होंने कहा कि संस्कृति जो है वो समग्र का एक संकुल है। समग्र का एक संकुल का मतलब ये हुआ कि जिसमें ये एक जटिल समग्रता है। जटिल समग्र का मतलब ये हुआ कि जिसमें ज्ञान भी है, जहां पर हमारा ज्ञान भी है, हमारा विश्वास भी है, हमारा हमारी कला भी है, हमारी नैतिकता भी है, हमारा कानून भी है, हमारी प्रथाएं भी है। ठीक है, और अन्य सभी क्षमताएं भी है जहां पर, और हमारी आदतें वगैरह जो मिलकर बनाती है। तो ये सभी शामिल होकर इन सभी चीजों को मनुष्य जो है समाज के सदस्य के रूप में अर्जित करता है। तो उन्होंने कहा कि संस्कृति वो जटिल समग्रता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, कानून, प्रथाएं और अन्य सभी क्षमताएं एवं आदतें शामिल है, जिन्हें मनुष्य समाज के सदस्य के रूप में अर्जित करता है। ठीक है, या तो फिर कह सकते हैं, इन्होंने मूलतः बात कही इन्होंने कि संस्कृति जो है समग्र का इन सभी चीजों का एक संकुल है, मतलब इन सभी चीजों का जो है वो एक एकीकृत रूप है, संकुल है। ठीक है, इसी तरीके से मेलिनोवस्की ने कहा, ब्रोनिस्लॉव मेलिनोवस्की ने कहा, ब्रोनिस्लॉव मेलिनोवस्की ने
ब्रेनिस्लो मेलिनोस्की ने कहा, इनकी पुस्तक थी द साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर। द साइंटिफिक, गलत हो गया यहां पे, साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर, 1944 में इन्होंने ये पुस्तक लिखी। ठीक है, और उन्होंने कहा कि मूलतः जो है संस्कृति मनुष्य के, किसी भी मनुष्य के संपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति करने का एक साधन है। संपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति करने का साधन है। ठीक है, कहा उन्होंने कि चूंकि आप देखिए संस्कृति जो है वो भौतिक और अभौतिक दोनों रूपों का मिश्रण है, जोड़ है, और मनुष्य जो है वो भौतिक चीजों का भी भोग करता, अभौतिक चीजों से भी संबंध रखता है। हम भगवान की पूजा भी करते हैं और कहिए तो भगवान के लिए मंदिर भी बनाते हैं। मतलब कह सकते हैं कि भौतिक चीजें भी है और अभौतिक चीजें भी है। तो अब मनुष्य की जरूरतें जो है आप देखिएगा कि भौतिक और अभौतिक चीजों तक ही सीमित रहती है। इससे पृथक कोई तीसरा विकल्प नहीं आता, या कोई तीसरी जरूरत नहीं होती है। तो अब चूंकि जो भी मनुष्य किसी समाज में पैदा लेता है और वो समाज उसके लिए उपस्थित होता है, समाज अपनी चीजें उसको देता है, एक तरह से कह सकते हैं कि समाज जो है वो उस मनुष्य की सारी जरूरतों की पूर्ति करता है। ठीक है, इसलिए उन्होंने कहा कि संस्कृति भौतिक एवं अभौतिक संस्कृति से निर्मित एक उपकरण है जो मनुष्य की संपूर्ण आवश्यकताओं को पूर्ण करती है। यह कह सकते हैं, उनके अनुसार उन्होंने कहा कि संस्कृति मूल रूप से एक साधन है जो मनुष्य को अपने पर्यावरण और अपने साथियों के साथ सामना करने में सक्षम बनाती है। यह संस्थानों की एक संपूर्णता है जो मनुष्य की बुनियादी जरूरतों को पूरा करती है। ठीक है, विशेषता तो ये अभी दो रखिएगा, बाकी इनके अलावा बहुत महत्वपूर्ण तो चीजें नहीं है। अब एक चीज पढ़ लेते हैं कि सामाजिक परिवर्तन पढ़ लेते हैं, क्योंकि पढ़ना ही है। सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंजेस। अभी मैंने कहा आपको कि संस्कृतियां जो है वो सामाजिक परिवर्तन का कारण बनती है, और सामाजिक परिवर्तन भी संस्कृति में बदलाव के कारण बन सकते हैं। मतलब इसका मतलब यह हुआ कि इन दोनों के बीच में अंतर संबंध है। तो सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा, पहले सामाजिक सोशल चेंजेज को देख लेते हैं। ऐसा होता है कि सामाजिक परिवर्तन का मतलब यह हुआ कि जब आप सामाजिक संरचना जो आपकी है, ठीक है, जिस तरीके से आपका समाज काम करता है, जो सामाजिक संरचना है, जो सामाजिक संस्थान है, या जो सामाजिक संबंध है, उन सब चीजों में किसी भी तरह के परिवर्तन या रूपांतरण या संशोधन है तो उसको हम कह देंगे सामाजिक परिवर्तन। ठीक है, और यह होता क्या है कि समाज समय के साथ साथ अपने देश काल वातावरण के अनुरूप परिवर्तित होता रहता है। और सामाजिक परिवर्तन के कुछ प्रमुख जो कारण हैं वो ये हैं कि टेक्नोलॉजी, तकनीक और नवाचार, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, तकनीक और नवाचार। तकनीक मतलब जैसे देखिए कि अभी हम सबके घर पे फोन है, पहले किसी के पास नहीं थे, या तो एकाध होता था, लेकिन समय के साथ समाज ने इस चीज को एक्सेप्ट किया कि हाँ टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है। अब देखिए बिजली से बल्ब हम लोग जला रहे हैं, सभी ऑलमोस्ट सभी के घर में बिजलियां होंगी, है ना। तो ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, समाज ने टेक्नोलॉजी को अपनाया। और साथ में इनोवेशन जैसे होता है, जैसे हम लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, या तो फिर स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जैसे जैसे कुछ नई खोज होती है प्रौद्योगिकी में, तकनीक में,
या कुछ नई चीजें निकल कर आती हैं सामने, तो समाज उसको आत्मसात करता है। साथ में ही जब कुछ नई विचारधाराएं आती हैं तो उसको भी समाज एक्सेप्ट करता है, देर से ही सही लेकिन एक्सेप्ट करता है। जैसे स्त्रियों को पहले घर से निकलने की आजादी उतनी नहीं थी, लेकिन नारीवादी एक सोच जो आई, उसने क्या किया, चीजों को वापस से समाज को वापस से सोचने के लिए मजबूर किया। जैसे सती प्रथा, सती प्रथा में होता यह था कि स्त्रियों को अपने पति के साथ जला दिया जाता था उनकी मृत्यु तक। लेकिन सती प्रथा का जब विरोध होने लगा तो ये बात समाज में फैली कि हाँ, ये नैतिक रूप से गलत है। तो लोगों ने इस चीज को, समाज ने इस चीज को एक्सेप्ट किया और फिर उसमें परिवर्तन आए। ठीक है, तो नारीवाद वाली जो बात है, या तो कोई भी चीजें, जैसे विधवा विवाह के बारे में, तो इन सब विचारधाराओं, इन सब विचारधाराओं के नए नए विचारधाराओं के आने से समाज में भी परिवर्तन होते हैं। साथ में संघर्ष और शक्ति, जब पावर का कॉन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है, जब सामाजिक आंदोलन होते हैं, वही अभी जो बता रहा था सती प्रथा वगैरह, जब सामाजिक आंदोलन होते हैं या तो जब युद्ध होता है, जब क्रांतियां होती है, जैसे मार्क्स की क्रांति, कार्ल मार्क्स की क्रांति, पूंजीवादियों के खिलाफ कार्ल मार्क्स ने एक बहुत बड़ा आंदोलन खोला, जहां पर मजदूरों को, दलित शोषितों को यह समझाने की कोशिश की कि देखो ये समाज तुम्हारा है और समाज में जितना तुम्हारा श्रम है, जितना तुम्हारा योगदान है, तुम्हारी आमदनी उससे कम है, तो तुम अपने अधिकार के लिए खड़े रहो, अपने अधिकार के लिए लड़ो। तो ये क्या हो, संघर्ष तो हुआ पूंजीवादियों के साथ मजदूरों का संघर्ष। तो ये जब संघर्ष होता है, जब पावर कॉन्फ्लिक्ट होता है, तब भी समाज में परिवर्तन होते हैं। इससे हुआ क्या, जहां पर एक तरह से एक उच्च स्तर का, मतलब कह सकते हैं कि एक जो उच्च वर्ग था और निम्न वर्ग था, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में जो भेदभाव था, वो कार्ल मार्क्स के आंदोलन के बाद या तो कार्ल मार्क्स के बाद से उन दोनों उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच के भेदभाव जो है वो मिटे हैं। ठीक है, तो ये भी होता है। साथ में जनसंख्या परिवर्तन होगा, यदि जनसांख्यिकीय परिवर्तन यदि हो, डेमोग्राफिक चेंज हो, जहां तो उसमें भी क्या होगा, चीजें बदल सकती, समाज में परिवर्तन हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि अभी आप झारखंड के समाज को एक तरह से देख सकते हैं कि हाँ, यहाँ पर कौन सी संस्कृति है, कौन सी संस्कृति नहीं है। लेकिन दिल्ली में आप देखिएगा, क्योंकि दिल्ली में बहुत सारे लोग यहाँ वहां से गए, पूरे देश भर से वहां पर शिफ्ट किए, तो आप दिल्ली में एक कोई खास संस्कृति की पहचान नहीं कर पाएंगे। तो वहां का जो समाज है, वहां पर जो समाज का स्वरूप है वो अलग है, हमारे यहाँ जो समाज का स्वरूप है वो अलग है। इसी तरीके से यदि किसी जगह से, किसी गांव से उठकर कई लोग किसी और जगह पे चले जाते हैं, तो जिस नई जगह पे जाते हैं उस समाज में नए कुछ ना कुछ परिवर्तन तो हो ही जाते हैं। जैसे जनसंख्या में बदलाव हुए, दिल्ली में क्या हुआ, वहां पर बहुत सारे लोग चले गए तो शहरीकरण हुआ, है ना, चीजें बदली, एक एक संस्कृति, एक जैसी संस्कृति नहीं हुई, वहां पर संस्कृतियां बहुत सारी, मल्टीपल कल्चर्स हो गए वहां पे। ठीक इसी तरीके से जब प्राकृतिक आपदाएं आती है, या तो पर्यावरणीय कारक भी हो सकते हैं, पर्यावरण के कारण से भी समाज में परिवर्तन होता है। कुछ प्राकृतिक आपदाएं आ गई, या तो किसी जगह पे समझो कि पानी की कमी हो गई। अब देखिए कि हमारे यहाँ पर पानी की उपलब्धता ठीक ठाक है, लेकिन यही राजस्थान में अलग है। तो वहां की संस्कृति और यहाँ की संस्कृति में
पानी के संदर्भ में भी देखें तो देखिएगा कि आप बहुत अलग है। अब देखिए कि ये भी समझिए कि वहीं पर डॉक्यूमेंट्री में कहीं पर देख रहा था मैं, तो वहां कहते हैं कि बहुत सारे विवाह करते हैं लोग गांव में अभी भी, पहले करते थे, अभी भी करते हैं कई 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 जगह पे। क्यों? क्योंकि पानी की कमी है, तो पानी लाने के लिए कई लोग चाहिए, तो एक व्यक्ति कई सारे विवाह करता है कि एक एक पानी लाने जाए तो एक घर का काम करे, क्योंकि लंबी लंबी दूरी तय करनी पड़ती है पानी के लिए। तो वहां पर जो है मल्टीपल बहु विवाह जो है वहां पर सही माना गया। उसके पीछे कारण क्या बना? पर्यावरण। लेकिन हमारे यहाँ पर वही देखो तो बहु विवाह नहीं माना जाएगा सही। इसी तरीके से एक समाज के बारे में मैं देख रहा था हिमाचल प्रदेश में, यहाँ पे उन लोगों को स्वीकार नहीं है कि हमारा जो जमीन जायदाद है वो बढ़ जाए, इसीलिए कई भाइयों की एक ही पत्नी होती है। लेकिन यही चीज हमारे समाज में स्वीकार्य नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि कई सारे फैक्टर्स हैं, कई सारे कारक हैं जो हमारी संस्कृति या तो हमारे समाज का निर्माण करती है, और या तो फिर हमारे सामाजिक परिवर्तन के भी कई सारे कारण बनते हैं। ठीक है, इसी तरीके से होता है सांस्कृतिक प्रसार। सांस्कृतिक प्रसार जहां पर एक संस्कृति दूसरे तक जाती है। जैसे हम एक मेरी संस्कृति है, वो हम दूसरे संस्कृति से मिले, तो उसकी संस्कृति का भी कुछ चीजें हम अपने आप में ले आए, है ना? जैसे अब देखिए कि योग, आज योग जो भारत भारत की चीज थी, भारत के लोग ज्यादातर करते थे, अब पूरा विश्व योग कर रहा है। तो जब इसका प्रचार हुआ तो बाकी लोगों ने भी इसको एक्सेप्ट किया। तो सांस्कृतिक प्रसार के माध्यम से ही माध्यम तो अब हुआ, सबको एक्सेप्ट किया, तो उसके समाज में भी परिवर्तन, उसके दिनचर्या में परिवर्तन आए कि नहीं, कि हाँ भाई सुबह सुबह हमको योग करना है। इसका मतलब ये हुआ कि हम जब सांस्कृतिक प्रसार करते हैं तब भी समाज में परिवर्तन होता ही होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से संस्कृतियां भी निर्मित होती है सामाजिक परिवर्तन के कारण, सांस्कृतिक परिवर्तन के कारण, और किस तरीके से समाज का निर्माण भी होता है समय के साथ, संस्कृति किस तरीके से चेंज होती है। ठीक है, तो मूलतः इससे बहुत ज्यादा सवाल तो नहीं आता, इसलिए मैं इसको यहीं पर रोकता हूं। आई होप कि आप चीजें समझ गए होंगे। नोट्स साथ में बनाते जाइएगा, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि नोट्स मेरे पास तो अभी उपलब्ध नहीं है, मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ, टॉपिक्स लिख रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। ठीक, बाकी अगले वीडियो में मिलेंगे। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा दोस्तों कि कैसी लगी वीडियो, ये बहुत जरूरी काम है। ठीक है, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जोहार।